नमस्कार साथियों, आपका आज काफी लंबे इंतजार के बाद स्वागत है आपके नए चैप्टर में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में। कार्बन और इसके कंपाउंड के बारे में हम पढ़ेंगे। क्या है कार्बन और क्या है इसका कंपाउंड। तो कार्बन क्या है भाई? कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 6 है, जिसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो 2,4। इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। और ये हो गई कार्बन की अगर हम संरचना बनाते हैं। ये मान लीजिए कार्बन का न्यूक्लियस है। इसकी सबसे पहली शेल ये और दूसरी शेल ये। इसकी पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और इसकी दूसरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है कार्बन। अब सवाल उठता है कि ठीक है सर, आप ये बताइए कि कार्बन में ऐसा क्या खास है कि इसके नाम पर बिल्कुल एक अलग चैप्टर ही बना दिया गया। तो मैंने आपको बताया था, एक बार फिर बताता हूँ कि कार्बन क्या करता है। कार्बन की एक खासियत है कि ये बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बना सकता है। जितने भी लिविंग मटेरियल्स हैं जिनको आज आप देख रहे हैं, या ऐसे लिविंग मटेरियल्स जो कभी लिविंग थे और आज नॉन लिविंग है, जैसे आपका पेपर हो गया, आपका डेस्क हो गया, आपके कपड़े हो गए। कपड़ा भाई कॉटन से बना है, तो कॉटन कभी लिविंग तो था ना, प्लांट का प्रोडक्ट है कॉटन। रस्सी हो गई, रस्सी क्या है? कॉयर से बनी है, कोकोनट के हस्क से बनी है, तो वो भी क्या है? कभी ना कभी लिविंग थी। तो जनरली जो लिविंग मटेरियल्स हैं वो क्या है? ऑर्गेनिक कहलाते हैं, ऑर्गेनिक नेचर के कहलाते हैं। उन सब में कार्बन की प्रेजेंस देखने को मिलती है। और इसी ऑर्गेनिक शब्द से ही वो शब्द बना है ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म शब्द हमने सुना होगा। ऑर्गेनिज्म क्यों बना? ऑर्गेनिक शब्द से, क्योंकि ज्यादातर हमारे जितने भी लिविंग मटेरियल्स हैं इन सब में कार्बन की प्रेजेंस देखने को मिलती है। अच्छा, तो अब सवाल उठता है कि ठीक है सर, मैं समझ गया कि ज्यादा कॉम्बिनेशन होने की वजह से ही हमको इसके बारे में पढ़ना होगा। आपने कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड सुने होंगे, जैसे आपने सुना होगा CHCl3 क्लोरोफॉर्म, आपने सुना होगा CH4 मीथेन, आपने सुना होगा CH3COOH एसिटिक एसिड, है ना। ऐसे आपने बहुत सारे नाम सुने हैं कार्बन से बने हुए। तो कार्बन के बहुत सारे कॉम्बिनेशन होने की वजह से ही हम क्या करते हैं, इसको एक अलग चैप्टर में पढ़ाया जा रहा है। और ये बड़ा ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, इससे खूब सारे सवाल पूछे जाते हैं। जैसे कि सबसे पहला सवाल पूछा जाता है कि भाई कार्बन किस तरह का बंधन बनाता है, किस तरह का कॉम्बिनेशन करता है, किस तरह का बॉन्ड बनाता है। दूसरा सवाल आपसे पूछा जाता है कि ये जो बॉन्ड बना रहा है यह पुराने जो बॉन्ड के बारे में हमने पढ़ा उससे किस प्रकार भिन्न है। तीसरा सवाल ये पूछा जाता है कि कार्बन जबकि इसके पास आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन है, यह किसी को देने या लेने में विश्वास क्यों नहीं करता है, यह शेयरिंग क्यों करता है। ऐसे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। आइए इस वीडियो में हम इन सभी सवालों के जवाब को ढूंढते हैं जो जनरली बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहला सवाल आता है कि भाई कार्बन किस तरह का बंधन बनाता है और क्यों बनाता है। तो देखिए, आपका जो सबसे पहला सवाल है इसका जवाब आपके पास ये है कि सर ये कार्बन जो है इसके पास कॉन्फ़िगरेशन इसका 2,4 है। इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में है। आपको पता है कि जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होते हैं वही शेयरिंग में या लेने या देने में इस्तेमाल होते हैं। तो अब ये आउटर मोस्ट ऑर्बिटल का ही इलेक्ट्रॉन एसेंशियल है, जानना है। तो कार्बन क्या करता है कि ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। कोवैलेंट बॉन्ड, ना तो ये किसी से इलेक्ट्रॉन लेता है, भाई इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, चाहे तो ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले या चाहे तो ये 4 भी किसी को दे दे। भाई 4 किसी को दे देगा तो अब इसके पास सिर्फ आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे और ये जो पहली सेल है इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन की ही होती है। तो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन इसके फुलफिल रहेंगे तो भी स्टेबल हो जाएगा। भाई जिंदगी की तरह है बिल्कुल आपका कार्बन की स्टडी कि भाई 2 तरीके हैं आपके पास जिंदगी को जीने के लिए। या तो आपकी जितनी जरूरतें हैं सारी पूरी हो जाए, और या तो जितने टेंशन है वो सारे क्या हो जाए, आपसे दूर हो जाए। तो वो टेंशन को दूर भी कर सकता है, चाहे तो जरूरतें अपनी पूरी कर लेगा। भाई 4 किसी से मिल जाएंगे तो उसकी जरूरतें पूरी हो जाएंगी, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। लेकिन कार्बन दोनों में से कोई भी काम नहीं करता है। वो क्या करता है? कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, अर्थात शेयरिंग का काम करता है। अच्छा ठीक है भाई,
कोवैलेंट बॉन्ड की क्या खासियत है? कोवैलेंट बॉन्ड की खासियत यह है कि इसमें लेना देना नहीं होता है, सिर्फ साझा चलता है। ये आयनिक बॉन्ड से काफी डिफरेंट है। जो आयनिक बॉन्ड हुआ करते थे, आपने इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था, जब पुराने वीडियोस में हमने डिस्कस किया था कि आयनिक बॉन्ड जो होते थे वो इलेक्ट्रॉन के लेने देने से बनते थे। जैसे कि आपको मैं एक उदाहरण देता हूँ, NaCl। सोडियम के पास क्या था? एटॉमिक नंबर 11, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन था 2 8 1। तो क्लोरीन के साथ क्या था? एटॉमिक नंबर 17, 2 8 7। ये क्या चाहता है? ये भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है, ये भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है। तो इसके लिए आसान ये होगा कि ये जो इसके पास एक एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, ये क्या कर दे? इसको दे दे। तो दे देता था, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग यहाँ नहीं हो रही है, यहाँ पे क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन का डोनेशन हो रहा है। इसने इसको दे दिया तो इस पर प्लस चार्ज लग जाता था, ये रिसीव कर लिया तो इस पर माइनस चार्ज लग जाता था। तो ये तो आयनिक बॉन्ड होते थे। और आयनिक बॉन्ड के बारे में आपने पढ़ा था कि बहुत ही तगड़े बॉन्ड होते हैं। ये चूंकि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बने हैं, इसलिए इनमें इलेक्ट्रिसिटी का भी कंडक्शन हो सकता है, इसमें हीट का भी कंडक्शन हो सकता है इसके बने हुए तत्वों में। तो ये चीजें थी और इनको तोड़ पाना मुश्किल होता था, क्योंकि ये लेने देने के संबंध से बने। जबकि कोवैलेंट जो बॉन्ड होते हैं, इनमें क्या होता है? उतनी मजबूती नहीं होती। जनरली इस बॉन्ड से बने हुए सॉलिड नेचर के होते हैं, और इस बॉन्ड से बने हुए जनरली लिक्विड नेचर में या आसानी से पिघल जाने वाले या उबल जाने वाले, अर्थात इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ये दोनों ही क्या था? बहुत कम होता है कोवैलेंट बॉन्ड में। जबकि आयनिक बॉन्ड में क्या था? मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या था? बहुत ही हाई होता है। तो ये खासियत है आपके किसके? कोवैलेंट बॉन्ड की। और आपके आयनिक बॉन्ड से इसमें क्या डिफरेंस है? तो जनरली आप अपनी बुक में भी आप चाहे तो देख लें, इसमें लिखा हुआ है NaCl को मेल्टिंग पॉइंट इसका लगभग इतना है 1074 केल्विन। आप अगर इसके बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो लगभग 1686 केल्विन के करीब इसका बॉइलिंग पॉइंट। जबकि कोवैलेंट बॉन्ड से बना हुआ कोई भी आप एक प्रोडक्ट ले लीजिए, जैसे मान लीजिए आपने ले लिया मीथेन। मीथेन के बारे में आप जानते होंगे, ये ज्यादातर जो पेट्रोलियम्स हैं, ज्यादातर जो फ्यूल्स हैं, उसमें मीथेन क्या है? इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसमें मीथेन का कॉम्बिनेशन होता है। तो मीथेन का अगर आप देखिए मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, तो पता चल रहा है कि 360 केल्विन के करीब है या 400 केल्विन के करीब है। तो 373 केल्विन के करीब है। तो 373 केल्विन का मतलब क्या? बहुत कम तापमान है इसमें। भाई हमने अगर देख लिया 373, तो मैं बहुत ज्यादा बता दे रहा हूँ, पता चला कि 300 केल्विन के करीब है। अब केल्विन को डिग्री सेंटीग्रेड में आपको बदलना पता ही है, इसमें से आपने क्या कर दिया? 273 माइनस कर दिया, तो आपका पता चला कि कितना बचा? 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तो नॉर्मली आपका ये जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है वो, उस पर भी ये पिघल जाते हैं। कौन? कोवैलेंट कंपाउंड। जबकि आयनिक कंपाउंड को देखिए कितना ज्यादा तापमान देने की जरूरत पड़ रही थी इनको पिघलाने के लिए। तो आयनिक कंपाउंड और कोवैलेंट कंपाउंड में डिफरेंस पूछा जाता है आपसे। पहला डिफरेंस कि सर जो आयनिक कंपाउंड बनते हैं ये बाय गिविंग और टेकिंग इलेक्ट्रॉन बनते हैं, और जो कोवैलेंट कंपाउंड बनते हैं दे आर मेड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। पहला अंतर हो गया। दूसरा अंतर, सर इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है आयनिक कंपाउंड्स का, जबकि इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या है? बहुत लो है। एक उदाहरण दे देंगे इसका कि सर इसका उदाहरण NaCl है, इसका उदाहरण CH4 है, मीथेन। तो इस तीन उदाहरण के माध्यम से आप आयनिक और कोवैलेंट कंपाउंड में अंतर बता देंगे। लेकिन अभी भी सवाल उठता है कि सर ये बताइए कि जो आपके कोवैलेंट कंपाउंड्स बन रहे हैं, इनका बनने का कारण क्या है? क्यों नहीं ये भी दे करके या ले करके अपना काम तमाम कर लेता है, तो इसका यानी ये सेटिस्फाई हो जाता है। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा? एक बार जरा डिटेल में 2 पॉइंट आपकी बुक में दिए हुए हैं, उनको समझना होगा। जैसे पहला पॉइंट इसने दिया क्या? इसने कहा कि सर देखिए आप एक इलेक्ट्रॉन बना लेते, हम बना लेते हैं इसका स्ट्रक्चर किसका? कार्बन का। कार्बन के न्यूक्लियस में क्या क्या चीजें प्रेजेंट होंगी? तो सर इसका प्रोटॉन प्रेजेंट होगा और इसका न्यूट्रॉन प्रेजेंट होगा। अब कार्बन का ये न्यूक्लियस हो गया, ये इसका पहला ऑर्बिटल हो गया, ये इसका दूसरा ऑर्बिटल हो गया। इसमें 4 इलेक्ट्रॉन बना देते हैं, 1 2 3 4।
और यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन दिखा देते हैं भाई, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन इसका क्या था 2, 4, तो 2 पहला सेल में है और 4 दूसरी सेल में है। अच्छा, अब सवाल उठता है कि सर ये चारों इलेक्ट्रॉन किसी से ले क्यों नहीं सकता, लेना क्यों नहीं हो सकता, किसी से ले लेता तो क्या दिक्कत है भाई? आइए इसको समझते हैं। अब आप बताइए इसके पास प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी अगर इसका एटॉमिक नंबर 6 है तो इसके पास प्रोटॉन की संख्या भी क्या होगी, 6 होगी। हमने आपको फॉर्मूला पढ़ाया था 9th क्लास में कि एटॉमिक नंबर बराबर, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या परमाणु संख्या के बराबर होती है। तो इसका परमाणु संख्या 6 है, तो इसमें 6 ही इलेक्ट्रॉन भी होंगे और 6 ही प्रोटॉन भी होंगे, यानी 6 ही प्लस चार्ज होंगे और 6 ही माइनस चार्ज होंगे। बस सही है। आपको पता होना चाहिए कि किसी भी एक फ्रीली फाउंड एटम में जो नेट चार्ज होता है वो क्या होता है, 0 होता है, अर्थात उस पर कोई चार्ज नहीं होता। तो जब चार्ज क्यों नहीं होता है, इसके पीछे रीजन दिया उसने, इसलिए नहीं चार्ज होता क्योंकि जितने प्रोटॉन हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन है, इस वजह से वो अस्थायी है। अच्छा, तो अब इसने सोचा कि भाई अस्थायी तो जरूर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन किसी भी एटम का नेचर ये होता है कि किसी के साथ कॉम्बिनेशन करे, इसलिए ताकि उसके ऑक्टेट पूरे हो जाए। ये जब कॉम्बिनेशन करने गया तो ये 4 इलेक्ट्रॉन लेने की सोचा। क्या सोचा? 4 इलेक्ट्रॉन लेने। अब आप सोचिए अगर किसी न्यूक्लियस के पास 6 प्लस चार्ज है तो क्या इसमें मैं एक और इलेक्ट्रॉन जोड़ दूंगा तो क्या वह इलेक्ट्रॉन पर उतना ही आकर्षण बल लगा पाएगा? देखिए, जो न्यूक्लियस होता है वो अपने इलेक्ट्रॉन को आकर्षित किए रहता है, जिसकी वजह से एक निश्चित संरचना होती है उस एलिमेंट की। न्यूक्लियस क्या कर रहा है? खींच रहा है। 6 प्रोटॉन है तो 6 इलेक्ट्रॉनों को खींच रहा है, आराम से खींच लेगा, कोई दिक्कत नहीं। जितनी प्लस है उतना माइनस है, आराम से कर लेगा। लेकिन जैसे ही आपने एक नया इलेक्ट्रॉन इसके अंदर डाला तो इसकी पकड़ जो है वो क्या हो जाएगी? कमजोर हो जाएगी, उतना मजबूती से वो उसको अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। जैसे मान लीजिए हमारे हाथ की क्षमता है कि हमारे हाथ में हम 2 सामान ले सकते हैं। अगर आपने मेरे हाथ में क्या कर दिया, 3 सामान दे दिया तो क्या होगा? उतना मजबूती के साथ मैं नहीं पकड़ पाऊंगा जितना मैं 2 को पकड़ पाता हूँ। एक और दे देंगे अगर आप मुझे डस्टर, तो मैं कहाँ से पकड़ पाऊंगा, क्योंकि मेरी क्षमता तो सिर्फ 2 को पकड़ने की। उसी तरह से इसके साथ भी है, इसकी क्षमता 6 इलेक्ट्रॉन को पकड़ने की थी, हमने 1 इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दिया तो कहीं ना कहीं क्षमता कम हो गई। फिर इसी हाथ में मैंने क्या कर दिया, एक और इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया। भाई क्योंकि हमको 4 चाहिए इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट पूरा करने के लिए, तो 2 ऐड कर दिए, 3 ऐड कर दिए, 4 ऐड कर दिए, 4 इलेक्ट्रॉन घुसेड़ दिए। तो आप बताइए कि किसी एक ऐसे न्यूक्लियस को जिसके पास मात्र 6 प्लस चार्ज है, क्या ऐसा न्यूक्लियस 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर पाएगा? प्रोटॉन 6, पॉजिटिव चार्ज 6 और नेगेटिव चार्ज 10, तो इसको होल्ड करवाना क्या हो जाता है? मुश्किल हो जाता है किसी भी एटम के लिए। इसलिए कार्बन लेने की प्रक्रिया में विश्वास नहीं रखता। सवाल उठता है फिर तो दे दे सर, क्या दिक्कत है? लेने वाली प्रक्रिया पर चर्चा कर लेते हैं कि क्यों ये दे नहीं सकता। ये भी आसान सी बात है। मैं दूसरा फिर से बनाता हूँ एक एलिमेंट। हमने क्या किया, इसी पर काम चला लेते हैं। 1, 2, 3 और ये 4 हमने मिटा दिए। इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं, ठीक। अब सवाल उठता है कि ये कार्बन किसी को ये चारों अगर दे देता तो सिर्फ इसका पहली सेल बची रह जाती और पहली सेल का डुप्लेट पूरा है, तो अब इसको इलेक्ट्रॉन न लेने की जरूरत पड़ती न देने की जरूरत पड़ती। तो ऐसा क्यों नहीं कर लेता कि एक इलेक्ट्रॉन दे देता? तो अब देखिए, हमारी जितनी क्षमता है उतनी क्षमता के साथ हमने सामान को पकड़ रखा। अब अगर आप मुझे मेरे हाथ में से इस डस्टर को छीनना चाहेंगे तो आपको बड़ी ताकत लगानी पड़ेगी। मान लीजिए खूब ताकत लगा करके आपने इस डस्टर को छीन लिया। अब इस चौक को मैं दोनों हाथों से पकड़ लूंगा। अब आपको और ताकत लगानी पड़ेगी इसको छीनने के लिए। जितना आपने डस्टर को छीनने में लगाई थी उससे ज्यादा ताकत आपको इस चौक को छीनने में लगानी पड़ेगी। तो स्थिति यहाँ पर वही बनी कि जैसे ही एलिमेंट हमारा कार्बन क्या करता है, पहला इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, तो चूंकि प्लस चार्ज 6 है सॉरी और यहाँ माइनस चार्ज जो इलेक्ट्रॉन के हैं वो कितने हैं, मात्र 5 बचे। जैसे एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो अब कितने बचेंगे, 5 बचेंगे।
तो पहले वाले केस में मान लीजिए इसको कुछ जूल एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, तो पता चला दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए और ज्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अब ग्रिड और मजबूत हो गई। तीसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए और ज्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि सर अट्रैक्शन फोर्स की वैल्यू बढ़ती जा रही है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम होते जा रहे हैं, एंड अट्रैक्शन बाय द न्यूक्लियस इज गोइंग टू बी इंक्रीज रेगुलरली। सो to remove it out from the nucleus has become tougher and tougher gradually. तो चारों के चारों इलेक्ट्रॉन निकालने में बहुत ही ज्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ जाएगी, जिसकी वजह से यह क्या करता है, देने में भी विश्वास नहीं रखता। तो क्या करेगा भाई? तो सर यही करेगा कि ये शेयरिंग का काम करेगा। जैसे ये कार्बन है, इसने क्या किया, कहा कि बेटा एक कोई दूसरा एलिमेंट आया, इसके साथ मान के चलिए कि ऑक्सीजन आ गया। ऑक्सीजन कहा कि भाई मेरे पास देखो आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 6 इलेक्ट्रॉन मेरे पास है। एक और ऑक्सीजन आ गया, कहा कि मेरे पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में, 1 2 3 4 5 6। तो कहा कोई दिक्कत नहीं, तुम दोनों मेरे पास रहो, अभी तुम्हारे साथ में रिलेशनशिप बनाता हूँ। कहा कैसे बनाओगे भाई? कहा कि हम शेयरिंग करेंगे। क्या करेंगे भाई? शेयरिंग करेंगे, है ना। एक इलेक्ट्रॉन इससे साझा कर लिया, तो अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। एक और का साझा कर लिया इसने, इधर भी वही किया इसने, एक इलेक्ट्रॉन का साझा इसके साथ कर लिया और एक इलेक्ट्रॉन का साझा इसके साथ कर लिया। शेयरिंग। जब शेयरिंग करेंगे आप तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स दोनों ही एलिमेंट में गिने जाएंगे। जैसे देखिए कार्बन के पास आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में पहले 4 ही इलेक्ट्रॉन थे, अब इसने एक शेयर कर लिया तो अब ये 5 गिना जाएगा, इसको भी शेयर किया है तो 6 गिना जाएगा, इसको भी शेयर किया है तो 7 गिना जाएगा, और इसको भी शेयर किया है तो 8 गिना जाएगा। अर्थात कार्बन के 8 के 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, और इसने किसी से न लिया न दिया, बल्कि क्या किया, सिर्फ शेयर किया। और अब इस ऑक्सीजन का चेक करते हैं कि क्या इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। 1 2 3 4 5 और 6 इसके अपने थे, और 2 इसने शेयर कर लिए, 7 और 8। इस ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट पूरा हो गया। इस ऑक्सीजन का भी चेक करते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये तो इसके अपने थे, और 2 इसने शेयर कर लिए, 7 और 8। तो तीनों के तीनों अपना ऑक्टेट भी पूरा कर लिए, और इस दौरान इन्होंने ना तो कुछ लिया और ना ही कुछ दिया। उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। तो इसी वजह से कार्बन क्या करता है, ना लेने में न देने में विश्वास रखता है, क्या करता है, शेयर। ठीक है, धन्यवाद।